हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली हेडिंग है यहाँ पर कि बिहार में 75% आरक्षण करने की तैयारी। देखिए, बिहार में जो जातिगत गणना के आधार पर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह प्रस्ताव विधानसभा में मंगलवार को विचार के रूप में रखा है। कहा है कि गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती है। केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष दर्जा दे तो गरीबी जल्द दूर होगी। देर शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण विधेयक 2023 के प्रारूप को उन्होंने स्वीकृति दे दी। बैठक में कुल 4 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। सरकार 9 नवंबर को आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी विधेयक सदन में पेश कर सकती है। उधर भाजपा ने राज्य में आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है उसके प्रस्ताव को समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए जो भी प्रस्ताव विधानमंडल में लेकर आएगी, भाजपा उसका समर्थन करेगी। उन्होंने बताया कि स्वर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण यथावत रहेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला 3% आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी आरक्षण में समायोजित कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार पहले से महिलाओं को 35% आरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण में इन बदलावों के लिए कानून भी बन सकते हैं। प्रस्ताव को यदि लागू किया जाता है तो अति पिछड़ों को 27 के बदले 43% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। 2011 की जनगणना की तुलना में इनकी आबादी बढ़ी है, इसलिए अनुसूचित जाति को 16 के बदले 20 और जनजाति को 1 के बदले 2% आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है, पराली जलाना तुरंत रोके राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए दिल्ली से जुड़े पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने पर स्थानीय स्तर पर थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे और पूरी निगरानी मुख्य सचिव करेंगे। कोर्ट ने कहा कि वह प्रदूषण के कारण लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं। पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य की हत्या है और उन्हें खेद है कि इसके लिए उनके पास दूसरे शब्द नहीं हैं। वायु प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती है। दोषारोपण बंद होना चाहिए। कोर्ट ने कैबिनेट सचिव को निर्देश दिए कि वह बुधवार को सभी हितधारकों की बैठक बुलाए और इसका हल निकालें। जल्द से जल्द समस्या का हल निकालने को प्रतिबद्ध कोर्ट ने मामले को दीपावली की छुट्टी के बाद न लगाकर शुक्रवार को फिर से सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ को पंजाब के एडवोकेट जनरल मंगलवार को वायु प्रदूषण काबू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा दे रहे थे। नेक्स्ट न्यूज है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता पवन बंसल से ईडी ने की है पूछताछ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल को मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष पेश किया गया और उनसे पूछताछ भी की गई। बंसल मंगलवार को दोपहर 12 बजे ईडी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनसे कई घंटे पूछताछ हुई है। पिछली बार ईडी ने बंसल से अप्रैल 2022 में पूछताछ की थी। यह पूछताछ कांग्रेस पार्टी से संबद्ध यंग इंडिया में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हुई थी, जो नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक हैं। बंसल से पूछताछ का जो ये मुख्य कारण है वो है अनियमितताओं के दौर में वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा 2013 में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर की गई आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने 2 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद ईडी ने पिछले साल पहली बार गांधी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी। नेक्स्ट न्यूज है कि शिकायत के 24 घंटे के भीतर हटाएं डीप फेक तस्वीरें। सोमवार को अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई, यानी वायरल हो गई थी। सरकार यूजर्स के साथ साथ इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को सचेत कर रही है। केंद्र सरकार ने जहां प्रभावित लोगों को तुरंत एफआईआर दर्ज कराने को कहा है, वहीं एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीरें, वीडियो
को हटाने के लिए कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डीप फेक से प्रभावित लोगों से कहा है कि उन्हें तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ताकि दोषी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सके। वीडियो या फोटो से छेड़छाड़ कर उसे इंटरनेट मीडिया पर डालने पर 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि डीप फेक विशेष रूप से महिलाओं को यह नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट न्यूज है, विदा होंगे चीता चेतक, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ध्रुव बनेगा नया आधार स्तंभ। देखिए, नए दौर की सैन्य चुनौतियों को देखते हुए सेना ने बीते 5-6 दशकों में रणनीतिक क्षमता के प्रमुख आधार स्तंभ रहे बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर चीता और चेतक को अब हटाने का निर्णय लिया है। सैन्य फायर पावर को बढ़ाने के लिए पहले ही अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को हासिल करने का निर्णय ले चुकी है। भारतीय सेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बेड़े को भी मजबूत करेगी। सेना अगले 10 से 12 वर्षों के भीतर सभी पुराने हेलीकॉप्टरों को रिटायर कर एविएशन विंग में 250 नए हेलीकॉप्टर शामिल करेगी। नए आधुनिक हेलीकॉप्टरों के बेड़े में सबसे बड़ी भागीदारी स्वदेश निर्मित मल्टी रोल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव की होगी। देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर नए दौर के खतरों के मद्देनजर सेना अपने हवाई विंग को लेकर रणनीतिक ऑपरेशन की सहायक भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहती है, बल्कि इसकी भूमिका को और बढ़ाना चाहती है। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस लिहाज से चेतक और चीता की जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव को शामिल करने का निर्णय बेहद अहम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित ध्रुव के डिजाइन की चुनौतियों से जुड़े मामले का समाधान हो चुका है। इसमें ऑटो पायलट का परीक्षण भी चल रहा है, जिससे बहुत ऊंचे इलाके में इसकी उड़ान की चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। चीता और चेतक को अगले 3-4 वर्ष के बाद हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी साझा करते हुए सूत्र ने कहा, अभी इन दोनों हेलीकॉप्टरों की क्षमता खत्म नहीं हुई है। सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे बर्फीले दुर्गम इलाकों में चीता की शानदार भूमिका रही है और इनका विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, जजों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा चयन परेशानी भरा, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायपालिका में कॉलेजियम की अनुशंसा वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र का चुनिंदा चयन का रवैया परेशानी पैदा करने वाला है। यहां तक कि हाल ही में की गई सिफारिशों में भी चुनिंदा नियुक्तियां की गई हैं। शीर्ष अदालत ने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रहने पर भी चिंता जताई है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहां एक अदालत या कॉलेजियम को ऐसा कोई निर्णय लेना पड़े जो सरकार को पसंद ना आए। अदालत 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें से एक में जजों की नियुक्ति व स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस कौल ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित और सरकार के पास लंबित नामों के मुद्दे को भी उठाया गया है। पीठ ने कहा कि हमने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि यह फिर से चिंता का विषय है, क्योंकि कई मौकों पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कुछ नियुक्तियां की जाती हैं और कुछ नहीं की जाती हैं तो इससे पारस्परिक वरिष्ठता प्रभावित होती है। नेक्स्ट न्यूज है, भारत G20 की ऑनलाइन बैठक की 22 को करेगा मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 22 नवंबर को G20 के नेताओं के साथ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियों समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठ सकते हैं। मामले से जुड़े लोगों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के अंत में भारत ने घोषणा की थी कि वह अपनी अध्यक्षता के अंत से पहले समूह के नेताओं की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित करेगा। भारत ने ऑनलाइन शिखर सम्मेलन के पहले ही G20 सदस्यों के नेताओं को निमंत्रण भेज दिया है। समझा जाता है कि भारत समूह के लिए अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर तवज्जो देना शामिल है। शिखर सम्मेलन के अंत में कोई संयुक्त परिणाम दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीद है कि भारत डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जलवायु, वित्त और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पहल सहित अपने विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करेगा। CIC के चयन पर अधीर रंजन का आरोप अंधेरे में रखा गया।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि चयन की प्रक्रिया को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सीआईसी की नियुक्ति में सभी लोकतांत्रिक मानदंडों, परंपराओं और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पत्र में चौधरी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को अनदेखा किया गया है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूर्व आईएएस अधिकारी हीरालाल सामरिया को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक 3 नवंबर को सुबह बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन इसे प्रधानमंत्री की सहूलियत के अनुसार उस दिन शाम 6 बजे ही बुलाया गया। पत्र में उन्होंने कहा कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने का आग्रह करूंगा कि विपक्ष को उसके उचित और वैध स्थान न देकर हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और लोकाचार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 80% होंगे भारतीय। गुजरात में खुलने जा रहे ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी शिक्षा भी मिलेगी। अगले साल जनवरी से गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस शुरू करने जा रहे डेकिन और बोलोगोंग विश्वविद्यालयों ने अपने भविष्य के रोड मैप को मंगलवार को साझा किया और बताया कि भारत में खुलने वाले उनके दोनों ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले 80% शिक्षक भारतीय होंगे, जबकि 20% अन्य शिक्षक ऑस्ट्रेलिया सहित दूसरे देशों में से होंगे। इस बीच बोलोगोंग विश्वविद्यालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त भी कई देशों में उनके पहले से कई कैंपस संचालित हो रहे हैं। इनमें भी पढ़ाने वाले शिक्षकों में बड़ी संख्या में भारतीय हैं जो देश आना चाहते हैं। इस बीच गांधीनगर के पास स्थित गिफ्ट सिटी में खुलने जा रहे दोनों ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों की प्रगति को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर एमपी ने जांचा है। नेक्स्ट है बिजनेस पेज से न्यूज़। तो पहली न्यूज़ तो शेयर मार्केट से है जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिजली की बढ़ती मांग से ग्रिड को बचाने की तैयारी, ये भी न्यूज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। बीटेक कंपनियों को लेकर आरबीआई सतर्क। देखिए, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के वित्तीय सेक्टर में उतरने से अगर कुछ फायदे हैं तो उनके कई जोखिम भी हैं। इन कंपनियों के पास पहले से ही ग्राहकों के काफ़ी डाटा उपलब्ध होते हैं जिसका इस्तेमाल करने से ये वित्तीय बाजार पर कब्जा भी कर सकती हैं। यह बात आरबीआई की तरफ से मंगलवार को जारी की गई इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 में कही गई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने तैयार की है। हाल ही में संपन्न G20 देशों के केंद्रीय बैंकों व वित्त मंत्रालयों की बैठक में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े विकसित देशों ने भी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के वित्तीय सेक्टर में उतरने को लेकर जताई थी। G20 देशों ने इस बारे में आपस में ज्यादा विमर्श करने और वैश्विक स्तर पर एक समान नियमन बनाने की सहमति जताई है। इस्पात और एल्युमिनियम उद्योग पर अनुचित कर स्वीकार नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ द्वारा इस्पात जैसे कुछ क्षेत्रों से आयात पर कार्बन कर लगाने के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने घरेलू उद्योग को भरोसा दिलाया है कि सरकार इस तरह के अनुचित कर को स्वीकार नहीं करेगी और उत्पादकों और निर्यातकों के संरक्षण के लिए कदम उठाएगी। गोयल ने मंगलवार को इस्पात उद्योग के कार्यक्रम में कहा कि भारत पहले ही ईयू और विश्व व्यापार संगठन में कार्बन कर पर अपनी चिंता जता चुका है। सीमा समायोजन तंत्र या कार्बन कर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि 7 कार्बन गहन क्षेत्रों मसलन इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और हाइड्रोकार्बन उत्पादन से जुड़ी घरेलू कंपनियों को इस साल 1 अक्टूबर से ही कार्बन उत्सर्जन के आंकड़ों को यूरोपीय संघ के साथ साझा करना है। फिर से गाजा और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है रूस। रूस आखिरकार मंगलवार को यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से औपचारिक रूप से हट गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा करने के इरादे की घोषणा के 8 साल से अधिक समय बाद हम शीत युद्ध के समय के समझौते से अलग हो गए हैं। उसने संधि से हटने के लिए अमेरिका व पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया है।
संधि का उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना एकत्र करने से रोकना है। इस पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन 2 साल बाद तक इसे अनुमोदित नहीं किया गया था। चलिए, तो ये आज का यानी 8 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।